स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक से अगर उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। भारत का हर एक बच्चा नेशन का रिसोर्स है। वे भारत के भविष्य की आशाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं और लक्ष्य है। बच्चे महान दार्शनिकों के साथ, शासकों के साथ, वैज्ञानिकों और साथ ही राजनेताओं समक्ष, विधायकों, साथ ही न्यायाधीशों की तरह, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह आदि के रूप में भविष्य के कंधे हैं देश के। उनके मानव अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स है, वे मानव संसाधन है और बेशकीमती है। तो कीमती है लेकिन अभी बच्चे हैं ना, इसलिए थोड़े से कच्चे भी हैं। भारत में विभिन्न कानून है, बहुत सारे लॉज है। एक ऐसी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां पर बच्चों को गैर इकाई के रूप में माना जाता था और जहां उन्हें न केवल शोषण और दुर्व्यवहार से मुक्त करने के लिए ईमानदार प्रयास जो है वह हमारे संविधान के अंदर किए गए हैं, बल्कि उन्हें भोजन, स्वास्थ्य, उचित पहुंचकर साथ ही एजुकेशन की भी बात जो है वह की गई है। तो शिक्षा और सम्मान इन बच्चों का अधिकार है, ऐसा मैं नहीं, हमारा संविधान कहता है। आज हमारी चर्चा है बच्चों के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में क्या कुछ अधिकार है। आज इसी मुद्दे पर हमारी रहेगी चर्चा। लेकिन पहले आर्टिकल 21 के अंदर क्या बच्चों के स्पेशल राइट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ग्राफिक्स के ऊपर नजर डालते हैं, फिर चर्चा की ओर पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो आर्टिकल 21 में बच्चों के क्या अधिकार है। राइट टू लिव विद लिबर्टी कैसे अलग है जब हम बात कर रहे हैं, तो गोद लेने पर स्टैंडर्ड जो है वह निर्धारित करता है कि आर्टिकल 21 एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। तो क्या बच्चों को आश्रय का अधिकार है, यानी कि शेल्टर का अधिकार है। तो इसी बीच क्या आर्टिकल 21 के अंदर प्राइमरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A का अगर जिक्र करें, क्या प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा है। इंटरनेट, क्या इंटरनेट का जो पहुंच है, एक्सेस है इंटरनेट का, क्या वह भी हमारा आर्टिकल 21 के अंदर अधिकार है। बहुत सारे सवाल हैं। बंधुआ मजदूरी पर क्या अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर। तो इसी बीच क्या राज्य को मुफ्त भोजन बच्चों को देना एक जिम्मेदारी है आर्टिकल 21 के अंदर। क्या पढ़ने के लिए बिजली का भी अधिकार है। तो तमाम सवाल हैं आर्टिकल 21 की जब हम बात करते हैं कि क्या कुछ अधिकार है हमारे। तो आज इसी मुद्दे के ऊपर रहेगी चर्चा। आर्टिकल 21 बच्चों के लिए क्या स्पेशल अधिकार है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको परिचय करा दे। आदित्य मित्तल हमारे साथ पूर्व जज जुड़ गए हैं, प्रमोद कुमार हमारे साथ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, उपासना सिंह हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है, डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे साथ सदस्य हैं राष्ट्रीय बाल विकास संस्थान से। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल आदित्य जी आपसे मेरा रहेगा, जब हम आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं तो बच्चों के लिए क्या कुछ राइट्स जो है, क्या स्पेशल राइट्स हैं, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं प्रिजनर्स की, हमने बात करी थी इससे पहले, और प्रिजनर्स के साथ साथ हम एक आम नागरिक की बात करते हैं, क्या क्या वैसे ही अधिकार है। थोड़ी रोशनी डालिए जी। देखिए, जहां तक अनुच्छेद 21 का प्रश्न है, अनुच्छेद 21 सभी लोगों पर बराबर रूप से लागू होता है और अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी दिया हुआ है। इसमें विशेष रूप से बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपने निर्णयों के द्वारा इस अनुच्छेद 21 के क्षेत्र को काफी विस्तृत किया है जी। और उसी विस्तृत क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, अच्छे भोजन का अधिकार है और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, उनके साथ कोई बेगार ना ली जाए और उनको हर प्रकार की वो सुविधा दी जाए जो उनके माता पिता दे सकते हैं। परंतु एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान में प्रदत्त कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, वो सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है, उस पर कुछ सीमाएं हैं। जहां तक बच्चों का सवाल है, आपने एक प्रश्न उठाया, इंटरनेट का क्या अधिकार है बच्चों को या नहीं है। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बच्चा वो है जो 18 साल की आयु से कम का है और वो अपने गार्जियन यानी संरक्षक के अंतर्गत ही अपने अधिकार को मांग सकता है। ऐसा नहीं है कि 10 साल का बच्चा कहे कि मुझे इंटरनेट का अधिकार है और मुझे इंटरनेट दे दिया जाए। तो कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, चाहे वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। आदित्य जी, अभी आपने जिक्र किया कि इंटरनेट एक्सेस, कहीं सारी जगह है जहां पर हम दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं, रूरल एरियाज की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की, वहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो वहां पर पेरेंट्स शायद देना चाहते हैं अपने बच्चों को एक्सेस इंटरनेट का, लेकिन हमारा जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं दे पा रहा, तो अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सेस टू इंटरनेट? नहीं नहीं, ये सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सर्विस प्रोवाइडर ऑन पेमेंट ये सारी सुविधाएं प्रदान करता है। ये सुविधाएं, इन सुविधाओं को प्रदान करने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहयोग कर सकती हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि ये सुविधाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही प्रोवाइड करेंगी। ये जो सेवाएं हैं ये सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा, और उसके लिए जो निर्धारित शुल्क है वो लेगा, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो। हाँ, जहां तक शिक्षा का सवाल है, निःशुल्क शिक्षा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है, और निःशुल्क शिक्षा का और जो बच्चे के लिए लेकिन आदित्य जी, केरला हाई कोर्ट ने, मुझे याद है 2019 के अंदर ये बात कही थी कि राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज इस पर थोड़ी रोशनी डालिए जी। नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया कि कोई भी राइट संविधान के अंतर्गत एब्सोल्यूट नहीं है, वो सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है। कोई भी अधिकार हो तो ठीक है, बच्चों को इंटरनेट का अधिकार है, परंतु वो इंटरनेट की सुविधा अगर आप बच्चों की बात करेंगी तो वो उनके पेरेंट्स को प्रोवाइड करानी होगी, और पेरेंट्स सर्विस प्रोवाइडर से। आदित्य जी, आपके पास वापस लौटती हूँ। प्रमोद जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ, कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि राइट टू एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं कि 16 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे के पास अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत कि उसको राइट टू एजुकेशन है, लेकिन इंटरनेट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाया है अगर हम कोरोना काल की बात करते हैं। तो इस पे थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या हमारा आर्टिकल 21 के अंदर राइट है इस पर? देखिए मैडम, सबसे पहले बता देता हूं कि पूरे विश्व में कोई भी जो देश है वो निर्भर करता है कि वहां के बच्चे कैसे विकसित हैं, वहां के बड़े बुजुर्ग जो बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन, उनका क्या हालात है, या औरतों का क्या हालत है। स्पेशली बच्चों का होता है, क्योंकि बच्चे एक समाज के कोपल की तरह होता है, यह हमारे भविष्य के निर्माता होते हैं। इसीलिए बच्चों को सारी सुख सुविधाएं जो उनकी जिंदगी के विकास का, जो हमारे देश का विकास में है वो निर्धारित है, वो उसके लिए सरकार का दायित्व बनता है, और जो आर्टिकल 21 जो भारत का संविधान है वो प्रोवाइड करता है कि इनको पूरी प्रोटेक्शन दीजिए। इसलिए हर बच्चे का ये उसकी परम आवश्यकता है, और ये उसको अधिकार में, संवैधानिक अधिकार में दिया गया है कि आप राइट टू एजुकेशन दीजिए, राइट टू लाइफ दीजिए, राइट टू प्रोटेक्शन दीजिए। इवन एक बाद में चल करके पॉक्सो एक्ट बनाया गया है कि पहले जो स्कूलों में जो बच्चे को शिक्षक डांटते थे, उनको मेंटली टॉर्चर करते थे, कई जगह ऐसा देखा जाता, समाज में भी होता था, कई जो है कास्ट बेसिस पर ये छोटे उनको गाली देते थे, फिल्दी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। ये सब सारी चीजों के लिए एक चाइल्ड कमीशन बनाया गया। देखिए ये पूरे विश्व स्तर में भी था यूएनसीआरसी के नाम से, तो और जो है हमारे देश में भी पूरे विश्व स्तर को, चूंकि हमारे देश बहुत सेंसिटिव कंट्री है, तो कोई भी अच्छी चीज को हम बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और इसी अच्छी चीज को ये करते हुए कि चूंकि हमने ये माना है और हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से लालन पालन करें, क्योंकि ये वो हमारे शास्त्र भी जानते थे। लेकिन इंटरनेट की हम बात कर रहे थे और एजुकेशन की बात कर रहे थे, इस पर आप थोड़ा सा जी प्रमोद जी बोलिए। तो मैंने जैसे है कि बच्चों को राइट टू लाइफ है, प्रोटेक्शन है, तो राइट टू एजुकेशन है, तो एजुकेशन में कालांतर के समय में, जैसा आप बताए कि कोरोना के बाद ऐसा महसूस किया गया कि इंटरनेट उसको अति आवश्यक है। अब ये भी जो है वो उसका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जब तक इंटरनेट नहीं होगा बच्चों को पढ़ाई जा नहीं सकता है। तो इसीलिए अब ये कई जगह ऐसे कोर्टों में, और सरकार भी इस चीज की मांग रही है। इवन जो है दिल्ली सरकार में, दिल्ली हाई कोर्ट में कई फाइलें की गई थी रिट पिटीशन, और ये माना गया था ये केजरीवाल सरकार से कि यदि आप फ्री में बस दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, तो आप इंटरनेट भी सारे बच्चों को मुहैया कराइए। इसमें एक चीज ये भी आ रहा है कि अब इंटरनेट देंगे, बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं उनके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, जो कि आजकल आ रहा है, तो वो मोबाइल भी आप प्रोवाइड कराइए जब आप दे रहे हैं। और इस पे काफी विचार विमर्श चल भी रहा था कि इनको जो है दिया जाए। कई जगह जो है आप देखे होंगे, हालांकि उसको बच्चों को नहीं दिया गया है, लेकिन यूपी सरकार या और सरकार ने जो है वो बच्चों का यदि जो विशेष थे उनको मोबाइल या लैपटॉप जो है प्रोवाइड किया गया था।
क्योंकि अब ये सारी सरकारें इस चीज को मान रही है कि अब बच्चों का वो एजुकेशन जो स्लेट पे और कॉपी पर होता था वो आजकल इंटरनेट पे आ गया, और चूंकि हिंदुस्तान वैश्विक पैमाने पर बहुत विकसित किया है। डॉक्टर रमेश जी के पास आना चाहूंगी मैं। डॉक्टर रमेश जी आपके पास वापस लौटती हूँ, प्रमोद जी आपके पास वापस लौटती हूँ। रमेश जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, एक बात होती है संविधान की, जी प्रमोद जी आपके पास वापस लौटती हूँ। रमेश जी एक बात होती है संविधान की, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स दे दिए, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटर्स की कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए। किस तरीके से आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट्स बच्चों को दिए जा रहे हैं उनका संरक्षण जो है, प्रिजर्वेंस जो है वो करी जा रही है? जी रमेश जी। देखिए पलक जी दोनों कानून के जानकारों ने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही हैं, और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपसे सीधे वास्ता रखती हैं। वो ये है, एक बच्चा होता है 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, उनको नहीं पता है। उनके साथ में अगर कोई हादसा होता है, शोषण होता है, और उनके अधिकारों की जो हमें रक्षा करनी है तो वो हम आप ही करवा सकते हैं। जब तक हम लोग पहल नहीं करेंगे, हम अपने से ही कुछ नहीं करेंगे, तब तक उनको कोई चीजें मिलने वाली है नहीं। और उसके लिए जागरूक करने के लिए सरकार समय समय पे अभियान चलाती रहती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एसपी लेवल से डीएम लेवल, ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जी जो अनाथ होते हैं, उनके माँ बाप नहीं होते, गार्डियंस नहीं होते, तो उनके राइट्स को आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं? नहीं, कोरोना के बाद में ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही बड़ा हो गया है, विषय का ये चर्चा का विषय भी हो गया है कि कोरोना में अनाथ बच्चे थे, ऐसा तो कुछ नहीं था कि कोरोना से पहले अनाथ नहीं थे। मैं उसी पे आ रहा हूँ, दोनों चीजें पे आ रहा हूँ। पहले तो था ही, पहले भी कई सारी ऐसी चीजें थी जो होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई हैं, लेकिन कोरोना के बाद में जिनके पता चला माँ बाप और परिवार के सारे लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सरकारों ने फीस से लेके उनकी सारी वेलफेयर को लेके उनकी सारी पढ़ाई लिखाई सबके लिए उन्होंने ये योजनाएं शुरू करी हैं। लेकिन वो बच्चे तो ये चीजें नहीं पा सकते ना, उनके लिए उनके कोई और भी हैं, उनको पहल करनी पड़ेगी, आनी पड़ेगी। दरअसल क्या होता है ना, बच्चों के साथ में जो चीजें होती हैं वो सामने आ नहीं पाती हैं, अगर आती हैं तो हम इग्नोर करके चले जाते हैं। हम डेली अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, रोड पे, चौराहे पे, लाल बत्तियों पे देखते हैं तो बच्चे भीख मांगते रहते हैं। तो उस समय हमें पता है कि लाल बत्ती की 30 मिनट के बाद में खत्म हो जाएगी, हम फिर गेयर मारेंगे, आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसमें कई चीजें हम छोड़ जाते हैं, छूट जाती हैं, मिसिंग हो जाती हैं। क्या जो बच्चे भीख मांग रहे हैं क्या वो एक्चुअल हैं, क्या उनके साथ में कुछ दिक्कतें हुई है, परेशानी हुई है? हम लोग यही करते हैं। मैं सरकार में 4 साल से हूँ, निपसिट में मैं सदस्य हूँ, तो हम लोग कई जिलों में कई जगह पे जाते हैं। इस तरह की जब रिपोर्ट होती है हमारे पास आती हैं तो हम लोग ये जागरूक लोगों को करते हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं, सरकार भी इन चीजों को अगर चाहे। नहीं सर, आप बार बार जागरूक का जिक्र कर रहे हैं, क्या अवेयरनेस काफी है? हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं उपासना सिंह जी। मैम, क्या अवेयरनेस काम करेगी सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए? क्या जो हमारे को राइट्स दिए गए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर, आर्टिकल 20 के अंदर, बस अवेयरनेस, दैट्स ऑल? देखिए, मैं सबकी बातें सुन रही थी, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। मेरे हिसाब से हमारे संविधान में जो भी हम लोगों को अधिकार या जो कानून हम लोगों को दिए गए हैं, सबसे मुख्य बात उसमें है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। और आप जानते हैं कि बच्चे जो हमारे समाज में जिस तबके के बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर जागरूकता एकदम 0 के बराबर है। अगर आप आज ही के अखबार में एक खबर निकली है, 13 साल की बच्ची 25 हफ्ते की प्रेग्नेंट, और उसका सरकार की तरफ से अभी उसको मतलब कानून की तरफ से ये निर्देश हुआ है कि उसका अबॉर्शन कराया जा सकता है अगर मेडिकली पॉसिबल है तो ये इतना भयावह वातावरण है हमारे यहाँ पर, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज हो, चाहे वो बच्चों के साथ मजदूरी कराना हो। आप चले जाइए, बड़े से बड़े मेट्रो में चले जाइए, सिटी में चले जाइए, आपको छोटे छोटे बच्चे हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हुए मिलेंगे, ढाबे पे मिलेंगे, आपको गैराज में मिलेंगे। तो अब अधिकार तो है उनके पास, पढ़ाई का अधिकार तो है उनके पास कि एक सम्मानजनक जीवन जिए, लेकिन नहीं होता है। निठानी कांड में इतने बच्चों को मार के खा लिया गया, वो सब नेग्लिजेंस है। तो आप कानून बनाते रहें और ये बताते रहें कि इस कानून के तहत शिक्षा का अधिकार, इस कानून के,
इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? अवेयरनेस है तो मैम बताया नहीं आपको अभी रमेश जी ने, अवेयरनेस है हमारे पास। नहीं, आप मैं क्षमा चाहूंगी ये बात कहते हुए कि जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, जो इन मुद्दों पे बात करते हैं, अगर आप उनके घरों में भी जाके देखें ना तो आपको छोटे बच्चे काम करते हुए मिलेंगे या उन्होंने देखा होगा और देख के नजरअंदाज किया होगा। ये तो वो बात होगी हाथी की दांत खाने के और दिखाने के। और आदित्य जी आपके पास में आना चाहूंगी। मेरे जहन में एक सवाल आया, मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई बच्चा रहता है, वहां पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, तो क्या वो आर्टिकल 21A के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है कि जी मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे राइट टू एजुकेशन है, लेकिन स्कूल ही नहीं है? जी आदित्य जी आना चाहूंगा कि सिंगल बच्चा अगर ये कहे कि मुझे तो अलग से स्कूल चाहिए, तो ये शायद किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। अलग से स्कूल की बात नहीं कर रही मैं, कह रही हूँ उस क्षेत्र के अंदर स्कूल नहीं है, ये मैं एज्यूम कर रहे हैं, तो उसके राइट्स क्या हैं आर्टिकल 21A के तहत? हाँ, तो उसके राइट्स ये हैं कि वो उस गांव के निवासी संबंधित सरकार से ये निवेदन कर सकते हैं कि बच्चों की पहुंच के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय खोल दिया जाए। ये उनका अधिकार है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनका अधिकार है कि राज्य सरकार से वो इस प्रकार की मांग कर सकें, वो अपने जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनसे इस प्रकार की मांग कर सकें कि उनके क्षेत्र में एक स्कूल खोल दिया जाए। और देखिए इसके भी एक मानक होते हैं, अगर विद इन 10 किलोमीटर दूसरा स्कूल अवेलेबल है तो हो सकता है कि नया स्कूल उस क्षेत्र के लिए ना खुले। हर अधिकार के क्रियान्वयन के लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि 10 लोगों के लिए या 20 लोगों के लिए एक स्कूल खोल दिया जाएगा। हर चीज की एक वायबिलिटी देखी जाती है और निश्चित रूप से मैं ये स्वीकार करता हूं कि हर बच्चे को न केवल शिक्षा का अधिकार है बल्कि और भी तमाम अधिकार उनको मिले हुए हैं, और इसमें सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है, परंतु सरकार के साथ साथ माता पिता। 20 बच्चे बोल रहे होंगे, मैं तो आपको कह रही हूँ एक ग्रामीण क्षेत्र का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप मुझे बताइए संविधान के लिए वो क्या कुछ हेल्प जो है ले सकता है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, 10 या 20 बच्चे वो हमारा रीजन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मान लेते हैं कि अगर स्कूल नहीं है तो एक बच्चे के पास क्या अधिकार है, उसके पेरेंट्स के पास क्या अधिकार है, क्या वो न्यायालय के पास जा सकता है कि जी मुझे तो पढ़ाई करनी है लेकिन मेरे आसपास क्षेत्र के अंदर स्कूल नहीं है? देखिए आसपास की परिभाषा बहुत विस्तृत है। उस आसपास को कहां तक देखा जाएगा, कितने किलोमीटर तक देखा जाएगा, और ऐसी बहुत से उदाहरण हैं हिंदुस्तान में कि बच्चे 10-10 किलोमीटर तक पैदल चल करके शिक्षा के लिए जाते हैं। तो आसपास शब्द का जो अर्थ है, मैं नहीं समझ पा रहा कि आपका क्या अर्थ है आसपास से। अगर नियर बाई कोई स्कूल है तो उस बच्चे के माता पिता को उस स्कूल में उस बच्चे को भेजना चाहिए। प्रमोद जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप एग्जाम्पल ले लें, एक मिनट, अब आप एग्जाम्पल ले लें पहाड़ी क्षेत्रों की। पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे 20-20 किलोमीटर चल करके शिक्षा लेने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनके घर के नजदीक। आदित्य जी को कंप्लीट करने दीजिए। जी आदित्य जी, में उसमें उसका ये फंडामेंटल राइट है एक बच्चे को, यदि किसी तरह का शिक्षा में बाधा हो रहा है, उसको खाने में बाधा हो रहा है, या किसी तरह का कोई जो है टॉर्चर कर रहा है, किसी तरह का उसके पास अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई दुहर कर रहा है, कोई प्रेरित कर रहा है लेबर लॉ के लिए, तो वो जुवेनाइल एक्ट बना हुआ है और चाइल्ड के लिए एक कमीशन बना हुआ है, बच्चों का जो है चिल्ड्रन कमीशन बना हुआ है, उसमें वो गुहार कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि ये जो जितने भी मैंने बताया कि कोई भी देश, कोई भी संविधान विश्व का किसी भी देश का, वो हमेशा बच्चों पे प्राथमिकता देता है। तो ये बच्चों का परिवार के उसके गार्जियन को या खुद बच्चे को ये उसका राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकता है या स्टेट के हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकता है और वो अपने राइट को वो डिमांड कर सकता है, और पूरी न्यायपालिका उसको आदेश देगी सरकार को और राज्य सरकार को या केंद्रीय सरकार को वो उनकी सुविधा मुहैया कराना ही कराना है। क्योंकि मैंने बताया जैसा कि हमारा पूरा संविधान का जो केंद्र बिंदु है वो बच्चों का विकास है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बच्चों का बिल्कुल राइट है
और मैं एक एग्जांपल अभी बता रहा हूँ, बिहार में एक सुदूर गांव में एक ऐसा आया था कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। उस बच्चे ने जाकर के गुहार लगाया चीफ मिनिस्टर को और कहा कि जी हमें अमुक स्कूल में दीजिए। और बहुत सारे ऐसे जो एनजीओ थे, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो आगे बढ़ करके उस बच्चे को बोले कि आप जो बनना चाहते हो, जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो जिंदगी में जो आप कामयाबी करना चाहते हो, हम सारे लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये केवल राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, पूरी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी है। देखिए वैसे तो हमारे देश में जो भी सुसंस्कृत हैं इस चीज को मानते हैं कि हमारा जो आगे का जो विकास होगा, घर का भी विकास होता है, वो बच्चों से होता है। इसलिए आज के डेट में देखे होंगे कि पूरे जो समाज में है या परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं। आज हमारे यहाँ 30% इनकम का खर्चा जो है वो बच्चों पर ही किया जाता है। इसलिए माता पिता भी बहुत सेंसिटिव हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं प्रमोद जी, वो तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा है। देखिए पेरेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैडम। सीआरपीसी में 125 सीआरपीसी में क्लियर प्रोविजन है कि खुदा न खास्ते कोई पेरेंट बच्चों को खर्चा नहीं दे रहे हैं उसको या उस पर नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों को राइट है उसके माता पिता से कि 125 सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसमें क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको देना ही देना पड़ेगा, अदरवाइज उस माता पिता को जेल जा सकता है। तो ये केवल मैंने जैसा बताया कि केवल राज्य सरकार का नहीं है, परिवार से लेकर के आपको केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार भी नहीं, केंद्रीय सरकार तक की जिम्मेदारी है। आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए आदित्य जी, आपसे जी आदित्य जी क्या कहना चाह रहे हैं प्रमोद जी की बात पे, फिर रमेश जी के पास आना चाहूंगी मैं। जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी कोई अपराध नहीं है। उसमें व्यवस्था है कि अगर कोई बच्चा, कोई पति, कोई पत्नी, कोई माता पिता, बुजुर्ग अगर उनका कोई भरण पोषण नहीं करता है तो उसको भरण पोषण दिलाया जाएगा। ये अपराध नहीं है मान्यवर, कहीं भी अपराध नहीं है ये। दूसरी बात मैं आपसे किसी में आपको दिखाऊं, यदि कोई माता पिता नहीं करते हैं उनको जेल जाना पड़ सकता है, सजा का प्रोविजन है। अब माता पिता के पास पैसे जाना पड़ेगा प्रमोद जी, अगर माता पिता के पास पैसे ही ना हो तो वो खर्चा नहीं दे पा रहे। आप तो कहें सीआरपीसी में आपको दिखाता हूँ, उसमें सजा का मान्यवर सिविल जेल है वो, कि कोई भी माता पिता नहीं करता मान्यवर अपराध। आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, सही बात रखिए, अपराध नहीं है, अपराध नहीं है मैडम। अपराध स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अपराध नहीं है। अपराध का मतलब होता है क्रिमिनल ऑफेंस है। सीआरपीसी का मतलब ही होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जी नहीं, लगता है आपने सीआरपीसी पढ़ी नहीं है, पिता नहीं देता है, लगता है आपने सीआरपीसी पढ़ी नहीं है। ठहरिए जी मैं रमेश जी के पास आना चाहूंगी। जी आदित्य जी मैं रमेश जी के पास आना चाहूंगी। आप स्टेक होल्डर हैं इस पूरे। जी प्रमोद जी बस प्रमोद जी बस डिबेट को कहीं और मत लेकर जाइए प्लीज प्रमोद जी। रमेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? एक तो हमने आर्टिकल 21 के अंदर ये भी कह दिया कि जो पेरेंट्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका भरण पोषण करना है, लेकिन अनाथ बच्चों का क्या? अनाथ बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 2007 के अंदर हमारे पास आंकड़े हैं कि 2 करोड़ से लेकर या फिर 4 करोड़ तक अनाथ हैं हमारे भारत के अंदर, और हमारा बजट जो है अगर बात करें चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर 1500 करोड़ का है, यानी कि एक दिन एक बच्चे के ऊपर 2 रुपए ही खर्च करे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? पलक जी पहले ये आपने जो सवाल करा था पहले जज साहब से, पूर्व जज साहब से, मैं पहले वो बता दूं कि अगर किसी सुदूर इलाके में जो गांव इलाका है, अगर 20 बच्चे या 2 बच्चे या सिंगल बच्चा भी अगर वो पढ़ाई करना चाहता है, अपने राइट को इस्तेमाल करना चाहता है, उनको सुप्रीम कोर्ट तक आने की जरूरत नहीं है, उनको निचली अदालत तक आने की जरूरत नहीं है। एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल ताजा उदाहरण एक है पौड़ी गढ़वाल का। वहां पे पहाड़ी क्षेत्र में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्कूल बहुत दूर है, वो जा नहीं पाते हैं। तो उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क करते हैं, एनजीओ से संपर्क करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं। तो उस सामाजिक कार्यकर्ता ने मेरे पास फोन करा, ये बिल्कुल रिसेंटली 2-3 हफ्ते की बात बता रहा हूं मैं।
तो मैंने उनको बताया कि आप सीधे एसडीएम के पास जाइएगा, इसमें आपको डीएम के पास भी नहीं जाना चाहिए, तहसील स्तर पे आप एसडीएम के पास जाइएगा। एसडीएम की जिम्मेदारी है, वो आपको स्कूल प्रोवाइड करवाएगा, अगर दूर है तो ट्रांसपोर्ट वगैरह हर तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये लोकल कानून या कुछ भी कह लो, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन एसडीएम के पास जैसे वो जाते हैं तो उन्होंने तुरंत ही ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके वो आज दोनों बच्चे एक गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इतना मैं तो सलूट, हेड ऑफ सलूट करता हूं ऐसे एनजीओ को, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो पहल करी। मैंने पहले सेगमेंट में यही बताया, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं। ये पलक जी आपकी हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों, अबोध बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम उनके अधिकार क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है जब तक प्रमोद कुमार जैसे लोग सामने नहीं आएंगे, ये लोग हेल्प नहीं करेंगे, तब तक बच्चों के अधिकार वो वंचित रहेंगे, मिल ही नहीं पाएंगे। सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जो इनको ऐसे, इनको नकारती हो, उनको देती ना हो। कई सारे ऐसे केसेस, ऐसे रिपोर्टें होती हैं जहाँ पे चाइल्ड राइट को लेके देर नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे? चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 2 रुपए एक बच्चे के ऊपर, अनाथ बच्चे के ऊपर एक दिन में खर्च किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि संविधान के अंदर राइट तो दे दी, क्योंकि हमारे पास राइट टू फूड है, राइट टू शेल्टर, लेकिन खर्च तो किया नहीं जा रहा ना इन बच्चों के ऊपर, अनाथ बच्चों की बात कर रही हूं। मैं इस आंकड़े पे आने जा रहा हूँ कि आपने कौन सा आंकड़ा बताया कि एक बच्चे के हिस्से में सिर्फ 2 रुपए आते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चों को पैसे 2007 का सर, यूनिकेफ का 2007 का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसी देखिए ना, आपने अनाथ बच्चों के ऊपर सर्वे कब करवाया? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। लास्ट सर्वे 2007 के अंदर हुआ है, 2022 के अंदर है हम सर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी? मैडम बहस बहुत लंबी हो जाएगी। 2018 आप बजट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है इस विषय के ऊपर ध्यान देना? जी रामेश जी। 2018 से लेके 2019 के बीच में दिल्ली में यूनिसेफ के कई अकाउंट एडिट हुए हैं, वो हमारी रिपोर्ट की वजह से एडिट हुए। यहाँ का पूरा स्टाफ इनका चेंज हो रखा है। जितना घाल घपला इन्होंने किया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो बच्चों के अधिकार के नाम से बच्चों के लिए पैसे आते हैं, ये खुद डकारते हैं, ऐसी रिपोर्टें आई हैं। और रही बात, आपने 2 रुपए की बात करी है, बच्चों के हिस्से में पैसे नहीं दिए जाते हैं। पहली बात तो ना 2 रुपए दिए जाते हैं, ना 10 रुपए दिए जाते हैं। उनकी इच्छा, उनकी पढ़ाई, उनको कितना खाना है, ये प्रोवाइड की जाए। सेंट्रल होम की आप बात करें, आश्रम की इनकी बात कर रही है, तो उसमें अरे सर, तो वो सब कुछ पैसों से ही तो नहीं सर, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट में डालने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ आप कितना खर्च कर रहे हैं। बच्चों को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। उपासना जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप मेरी बात ही नहीं समझे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपने बात पैसों के ऊपर घुमा दी। मैं ये बोल रही हूँ कि ये सब चीजें, सुविधा जो है, फूड जो है वो दिया जाएगा, वो पैसों से ही तो दिया जाएगा ना, कहीं से खरीदा जाएगा? ये सजेशन, अगर मुझे कोई इंस्टीट्यूट बनाना है, एनजीओ बनाना है, वो मैं ऐसे तो खड़ा कर नहीं दूंगी रमेश जी, मेरे को उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जी, आपके पास रमेश जी वक्त का अभाव है हमारे पास। उपासना जी क्या कहना चाहिए? एक मिनट नहीं सर, वक्त का अभाव है, मैं आपको नहीं दे सकती वक्त। उपासना जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। बाहर आना पड़ेगा, इस धारणा से आपको बाहर आना पड़ेगा। बच्चों को पैसे नहीं देना। रमेश जी, हमारे पास वक्त का अभाव है, मैं आपके पास नहीं आ सकती अभी। उपासना जी का समय है। जी उपासना जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे आज भी मोटे तौर पर माता पिता की ही जिम्मेदारी माने जाते हैं। अगर उनको कुछ भी मुहैया कराना है तो माना जाता है कि पेरेंट्स ही कराएंगे। और सरकार जो है नीतियां जरूर बनाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट पे होता दिखता नहीं है। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और सभी को दिखाई भी देता है। इसी वजह से ये बाल श्रम और बाल मजदूरी हमारे यहाँ इतनी ज्यादा प्रिविलेंट है और बच्चे कुपोषण के शिकार बहुत ज्यादा हैं। यही एक कारण है कि सरकार जो है नीतियां जरूर बनाती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो उसमें पैसा खा जाती हैं और वो बच्चों को कागजी उसमें नंबर दिखा देती हैं, लेकिन असल में कुछ होता हुआ दिखाई देता नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण था आज का मुद्दा कि आर्टिकल 21 जब हम जिक्र करते हैं, प्रिजनर्स के लिए भी है, आम नागरिक के लिए भी है, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे रिसोर्सेज है, वो अपने चाइल्ड्स के बारे में, अपने राइट्स के बारे में कितना जानते हैं, आर्टिकल 21 के बारे में कितना जानते हैं, और वो अनाथ बच्चों का क्या, जिनके गार्डियंस भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है, तो उनके राइट्स क्या हैं और वो अपने राइट्स के लिए कैसे आवाज जो है वो उठा सकते हैं। आज इसी मुद्दे के ऊपर रही हमारी चर्चा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।